नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था एक ज़बरदस्त संकट से गुजरने वाली है। एक बड़ी तबाही आने वाली है, एक बड़ी आंधी आने वाली है जो बहुत कुछ उलट पुलट सकती है। ये इसके संकेत तो प्रधानमंत्री ने खुद दे दिए थे जब वो कह रहे थे कि ये आपदा का दशक है, कोविड जैसा माहौल बन सकता है, अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पड़ सकती है। और उन्होंने जो देशवासियों से अपील की थी वो तो अपनी जगह थी ही। तो प्रधानमंत्री के स्तर पर जब इस तरह की बात की जाती है तो समझ लीजिए कि उस स्तर पर आर्थिक संकट का रियलाइजेशन किस पैमाने पर हो चुका है और प्रधानमंत्री अब छिपाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, इसलिए वो ये सब बोल गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की बात को छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री कई बार राजनीतिक मकसद से ये चीज़ें कहते होंगे, कह भी रहे होंगे, लेकिन जब उनके समर्थक, उनके आर्थिक सलाहकार रह चुके ऐसे अर्थशास्त्री इस तरह की खतरनाक बातें कहने लगते हैं तो सोचना पड़ता है कि ये संकट कितना गंभीर हो सकता है। सुरजीत भल्ला का नाम आपने सुना होगा। जाने माने अर्थशास्त्री हैं, IMF में रह चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब देश में निवेश का वातावरण नकारात्मक हो गया है, यानी देश में अब निवेश का कोई माहौल नहीं रह गया है। और जिस देश में निवेश का माहौल नहीं होता है उस देश में विकास भी नहीं होता है, क्योंकि अगर निवेश का माहौल नहीं है इसका मतलब है कि जो उपभोक्ता हैं उनके पास पैसे भी नहीं हैं, वो खर्च करने की स्थिति में नहीं है। तो निवेशकर्ता को लगता है मैं निवेश करूंगा तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। और दूसरे जो पॉलिसी की चुनौतियां होती हैं वो उससे भी परेशान होकर भागते हैं। और अर्थव्यवस्था के बारे में जो पूरा आउटलुक होता है उसको भी वो ध्यान में रखते हैं कि ये अर्थव्यवस्था अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पर निवेश करने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। इसीलिए सुरजीत भल्ला ने कहा है कि भारत में अब पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति है। ये पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के आखिरी दौर में खूब कही जा रही थी। पूरा उद्योग जगत इसी को दोहराने लगा था और एक पूरा नकारात्मक माहौल उस समय बना दिया गया था मनमोहन सरकार के खिलाफ। यहाँ पर कोई विपक्षी नेता अभी ये नहीं कह रहा है। राहुल गांधी ने ज़रूर ये भविष्यवाणी की है कि बहुत बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस की बात मोदी के समर्थक अर्थशास्त्री कह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि बेशक मोदी चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है। ये बहुत बड़ा कमेंट है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि मोदी किसी तरह से चुनाव तो जीत ले रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था उनसे नहीं संभल रही है। और जितना कुछ उन्होंने कहा है उससे ये बात साफ हो जाती है कि संकट कितना गंभीर है, कितना बड़ा है। निवेश की बात लें, जो सुरजीत भल्ला सबसे पहले कह रहे हैं कि निवेश का माहौल नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से किस तरह से लगातार जो विदेशी निवेशक हैं वो अपनी पूंजी बाहर निकाल रहे हैं। 2026 के कैलेंडर ईयर में यानी जनवरी से 21 मई तक कुल इक्विटी से नेट आउटफ्लो हुआ है 2,20,552 करोड़ रुपए का, यानी 26 से 28 बिलियन डॉलर की निकासी हो चुकी है। इसमें मार्च में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है 1,17,775 करोड़ का। अब आप सोचिए, इस पैमाने पर निवेशक अपनी रकम निकाल कर भाग रहे हैं, भारत छोड़ कर भाग रहे हैं। जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए निकाले गए, फरवरी में 22,615 करोड़, मार्च में 1,17,775 करोड़, अप्रैल में 60,000 करोड़ और मई में अभी तक 28,583 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 6 महीनों में ही 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास आउटफ्लो हो गया है
तो शेयर बाजार इसीलिए बिल्कुल सपाट हो गया, धड़ाम से गिरा हुआ है। और ये पूरा जो 2025 में भी 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ था, मतलब पिछले लगभग 1.5 साल से आउटफ्लो चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इसे रोक नहीं पा रही। वो कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन वो रोक नहीं पाई है। ये सबसे खतरनाक संकेत है। हम ये जानते हैं कि हमारी जो रुपया है, मुद्रा है, वो किस तरह से धड़ाधड़ गिर रही है। पिछले 1.5-2 साल में ही उसमें भयानक गिरावट हुई है। 85 रुपये से वो 97 रुपये तक पहुंच गई है। लगभग 12% की गिरावट हुई है। तो ये भयानक गिरावट है। रुपए में गिरावट का मतलब है कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। आपका जो आयात है वो महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर आपके जो फॉरेन रिजर्व है उस पर भी पड़ता है। आपका आयात महंगा होता है तो महंगाई भी बढ़ती है देश में। तो ये जो संकेत है निवेशकों का, वो बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन ये एकमात्र संकेत नहीं है। या दूसरा संकेत जो मैंने कहा कि रुपया लगातार गिर रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद रिजर्व बैंक के वो संभल नहीं रहा है। तो ये एक भयानक संकट जो है वो हमारे सामने खड़ा है। ये जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको लेकर भी अब बहुत सारी शंकाएं खड़ी की जा रही हैं। शंकाएं तो पहले भी खड़ी की जा रही थी, क्योंकि मोदी सरकार जो आंकड़े देती है उस पर सबको संदेह रहता है। यहाँ तक कि IMF तक कह चुका है कि मोदी सरकार द्वारा दिए जाने वाले आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो मोदी सरकार का तो दावा यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था 6-7% के आसपास बढ़ रही है। लेकिन जो मोदी सरकार के सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यम, उनका कहना है कि ये जो बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, दरअसल जितनी बताई जा रही है उससे 2.5 से 3% कम की विकास दर है। यानी अगर 6.5% मान लें तो आप समझ लीजिए 3.5 से 4% की विकास दर है, जो कि बहुत कम है। और विकास दर के कम होने का मतलब आप समझ सकते हैं, सीधा सा है। विकास दर कम है, इसका मतलब है कि रोजगार कम होंगे, विकास कम होगा, विकास के लिए पैसा कम होगा। और अगर विकास नहीं होता है तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं आएगी, और डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी और प्रोडक्शन नहीं होगा। तो एक जो पूरा डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन होता है या साइकिल होता है वो गड़बड़ा चुका है। गड़बड़ाने जा नहीं रहा है, गड़बड़ा चुका है। और पूरी तरह से जो कंजम्पशन के आंकड़े हैं वो शहरों में भी बहुत नीचे गिर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नीचे गिर चुके हैं। तो कंजम्पशन के आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का दिवालिया निकल रहा है, दिवालिया हो रही है, कबाड़ा हो रहा है उसका। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के रहते हुए वो कोई भी ऐसा बड़ा काम करते हुए पिछले 1.5 सालों में नहीं दिखे होंगे, 2 सालों में, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरे। तो जीडीपी के आंकड़े गड़बड़ हैं, झूठे हैं, फर्जी हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। इसी तरह से जितने भी आंकड़े हैं, आप बेरोजगारी के आंकड़े ले लीजिए, वो झूठी हैं। सब जानते हैं जो रोजगार के आंकड़े सरकार ने दिए हैं उसमें इस तरह के आंकड़े भी जोड़ दिए गए हैं कि अगर आप 1 घंटे काम भी करते हैं दिन में तो आपके पास रोजगार है। वो जो लाखों लोग कोरोना के दौरान गांव गए थे और चूंकि शहरों में रोजगार नहीं थे लिए वहां रुक गए, तो वही जो घर की खेती में वो शामिल हो गए या घर की दुकान में शामिल हो गए, उसको भी रोजगार की तरह गिन लिया गया है। तो रोजगार की गिनती में फर्जीवाड़ा, और आपको बताया जा रहा है कि रोजगार की हालत तो ठीक है, रोजगार बढ़ रहे हैं। ये धोखाधड़ी हो रही है इस सरकार के द्वारा। फिर एक धोखाधड़ी मुद्रास्फीति को लेकर हो रही है। मुद्रास्फीति के लिए जो फार्मूला बनाया गया है वो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति बहुत कम है, लगभग 3.5% है, 4% है। लेकिन दरअसल ये कम हमें इसलिए दिख रही है कि ये फर्जी है।
इसको जो गणना होती है उसके हिसाब से ये फर्जी है और इस वजह से हमें वो दिखती नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं महंगाई की मार हम सब झेल रहे हैं। रोज़ हमें आटा दाल खरीदना पड़ता है और हमें उसके भाव अच्छे से पता है। और फिर अब जब तेल की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, ये मोदी सरकार 4 दिनों के अंदर 2 बार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब हर हफ्ते 15 दिन में ये कीमतें लगातार बढ़ाई जाएंगी और हमसे वसूला जाएगा। जो चुनाव तक रोक दिया था इन्होंने, चुनाव पर प्रभाव ना पड़े, अब उसको वसूला जाएगा। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। फिर जो हमारे कर्ज की स्थिति है जीडीपी के रेशियो में, वो 84% तक पहुंच गया है। ये भी एक बहुत ख़तरनाक स्तर है कि अगर 84% जीडीपी के तक पहुंच जाता है कर्ज रेशियो, तो उसका असर पूरे डेवलपमेंट पे पड़ता है, क्योंकि तब आप डेट की सर्विसिंग में ही, कर्ज की अदायगी में और उसके ब्याज चुकाने में ही बहुत बड़ा हिस्सा अपने अर्निंग का खर्च करते हैं और आपके विकास और दूसरे कामों के लिए पैसा कम होता है। फिर जो हाउस होल्ड डेट है, जो घरों के ऊपर जो कर्ज है, वो भी 41% जीडीपी का पहुंच गया है, जिससे घर भी जो आम परिवार हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। फिर हम सब जानते हैं कि एमएसएमई बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इस सरकार ने जो क्रोनी कैपिटलिज्म अपनाया है और ख़ास तौर से डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और फिर कोविड, इन 3 स्टेप्स की वजह से हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु मझोला उद्योग, सूक्ष्म जो उद्योग जगत है, उस पर जो असर पड़ा है उससे वो उबर नहीं पाया। और अब भी सरकार का जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसमें सरकार केवल अपने आसपास के उद्योगपतियों को सारी चीज़ें सौंप देने की कोशिश कर रही है, उससे हालात और ख़राब हो गए हैं। ये सारी चीज़ें तो है ही। अब इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि आर्थिक असमानता ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से जब इस तरह की क्राइसिस आती है, तब हमने देखा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कोरोना के समय अडानी अंबानी की संपत्ति में एक ज़बरदस्त उछाल आया था, ऐसे ही जब से जंग शुरू हुई है तब से इनकी संपत्तियों में उछाल आ रहा है। आम आदमी और गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और इसी दौरान बहुत सारे और बिलियनायर खड़े हो गए, मिलियनायर और बिलियनायर खड़े हो गए। आप सोचिए कि परिस्थितियां ऐसी हैं जो आम आदमी के लिए बहुत ही दुरूह हो गई हैं। इसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है और उसमें ये लूट खसोट मची हुई है कारपोरेट की, सरकार के संरक्षण में, और आम आदमी बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ भी यही हालत है। तो ओवरऑल जो पिक्चर दिख रही है वो बहुत ही ग्रिम दिख रही है, बहुत ही कहना चाहिए कि अंधेरे से घिरी दिख रही है। और अंधेरा ये और भी घना तब दिखने लगता है जब हम पाते हैं कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं है या उनको इसकी समझ नहीं है कि इस तरह के चुनौती को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे कि 2008-9 में जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी अमेरिका की और पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा था, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था, लेकिन तब मनमोहन सिंह ने उस संकट को बड़े अच्छे ढंग से संभाल लिया था। जो आर्थिक ग्रोथ थी वो तो रुकी थी, कम हुई थी, जीडीपी की ग्रोथ कम हुई थी उसकी वजह से, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा झटका या बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, वो अपने अंदाज से चलती रही थी। अब जो कुछ हो रहा है उसमें ऐसा कोई मनमोहन सिंह हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री या सरकार हमारे पास नहीं है जो इस तरह के क्राइसिस के वक्त पर गंभीरता के साथ काम करे और देश को संकट से बाहर निकाले। अब आप सोचिए कि इस संकट के समय हमारे प्रधानमंत्री इटली में वहाँ की प्रधानमंत्री को ट्रॉफी देते हैं, उसके साथ रील बनवाते हैं,
कैसी कैसी तस्वीरें खिंचवाते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं और खुश होते हैं, खी करते हुए हर उसमें नज़र आते हैं। ये कितना दुखद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत की छवि पहले ही खराब कर चुके हैं मोदी जी, इस दौरे में और ख़राब हुई है। अब उसका असर हमें अपने घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और हमारी जो पास पड़ोस की जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे जो संबंध है उस पर भी नज़र आएगा। आप देखिए कि सुरजीत भल्ला ही बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश का पर कैपिटा ग्रोथ है वो भारत से ज़्यादा है। हमारी सरकार चीख कर कहती रहती है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। बांग्लादेशी भारत में क्यों आएंगे? बांग्लादेश में भारत से ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है और आज नहीं, पिछले 5, 7, 10 सालों से हो रहा है। शेख हसीना के समय से हो रहा है, लगातार हो रहा है। बांग्लादेश आगे निकल गया है और हम बांग्लादेश को कोसने में लगे हुए हैं। तो ये सुरजीत भल्ला कह रहे हैं कि पर कैपिटा ग्रोथ बांग्लादेश हमसे आगे है। और अभी जो आंकड़े आए हैं रुपए की गिरावट पर डॉलर के मुकाबले, उसमें पाकिस्तान का रुपया मजबूत हुआ है, श्रीलंका की करेंसी मजबूत हुई है, नेपाल की और बांग्लादेश की करेंसी मजबूत हुई है, हमारी करेंसी कमज़ोर हुई है। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को मिसहैंडल किया जा रहा है और इसके क्या नतीजे हमें अब भुगतने पड़ेंगे। अब ये संकट आ गया है और अगर हमारा दुर्भाग्य होगा कि ये जंग जो चल रही ईरान में अगर फिर से शुरू हुई, अभी तो युद्ध विराम में फिर से शुरू हुई और थोड़ा लंबी चली, तो फिर बहुत हाहाकार मचने वाला है। और प्रधानमंत्री का क्या है, वो कह देंगे मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। उनको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, 4 झूठ और बोल देंगे और चुनावी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें कर देंगे और हिंदुत्व की राजनीति चलती रहेगी, मारने काटने की बात होती रहेगी, जो बंगाल में शुभेंदु सरकार ने शुरू भी कर दिया है और हमारे भक्तगण उसमें मगन हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था रसातल को चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।